सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अपना लास्ट चैप्टर बॉटनी सेक्शन का शुरू किया था। हमने उसमें बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, लाइक कौन कौन से मिनरल चाहिए होते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन क्या है, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द मिनरल्स, कौन से एसेंशियल मिनरल्स बन सकते हैं, एंड व्हाट अबाउट हाइड्रोपोनिक सिस्टम कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये कैसा सिस्टम है। देन आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स कल पढ़े थे उनमें कुछ उनकी प्रेजेंस और उनकी एब्सेंस दोनों मैटर करती हैं। सो प्रेजेंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, या हर एक मिनरल एलिमेंट का ये रोल है प्लांट में। कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कंट्रोल करते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। आज हम उनकी डेफिशिएंसीज पढ़ते हैं कि अगर वो प्लांट को अवेलेबल नहीं है, प्लांट को नहीं मिल रहे हैं, प्लांट में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या डेफिशिएंसीज आ सकती हैं प्लांट्स में। जिस तरह हम ह्यूमंस में किसी भी चीज़ की कमी, लाइक अगर हमारे में आयरन की कमी होती है तो ब्लड हमारा वेरी ब्लड लो होता है। तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि आप आयरन की टैबलेट्स लें, टॉनिक्स पिएँ। सो हर एक डेफिशिएंसी के साथ उसके उसके सिम्टम्स, उसकी बीमारियां जुड़ी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है। नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है, ऐसा प्लांट्स में देखा गया है कि उनके लीव्स येलो होने शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स हम कोई प्लांट देखते हैं, उसके अगर मतलब लीव्स अगर येलो होना शुरू हो जाएं, सो इसका ये मतलब होगा कि उसमें नाइट्रोजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल रही है उस प्लांट को। फॉस्फोरस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जो लीफ के जो टिप्स हैं वो जलने शुरू हो जाएंगे, और जो टिप्स हैं वो ऐसे लगे जैसे जले हुए हैं। कई बार ऐसे फोल्ड हुए लीव्स, ऐसा लगता है जले हुए लीव्स हैं, येलो होना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज़ द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट्स। पोटेशियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि क्लोरोसिस, इंटरवीनल क्लोरोसिस होनी शुरू हो जाती है, यानी कि टूटने शुरू हो जाएंगे उनकी वेन्स में, वो चीज़ क्लोरोसिस होने शुरू हो जाएगी। और जो जितने पुराने पुराने लीव्स होते हैं वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे, दे स्टार्टेड द विल्ट। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लॉसम एंड रॉट, ये एक टाइप का डिजीज़ है। फूल खिल नहीं पाता सही ढंग से, सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा, जितने भी पुराने लीव्स हैं, जो ओल्डर लीव्स हैं, एक तो जो होता है कि नई पत्तियां निकल के आती हैं, वो नहीं, ओल्डर लीव्स जो होंगे वो येलो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो लीफ का येलोइंग होना या क्लोरोसिस होना, ये क्यों होती है, क्योंकि क्लोरोफिल डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। दैट्स वाई नाउन एज क्लोरोसिस। क्लोरोफिल बनती रहती है, पिगमेंट जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। बट येलोइंग होना, क्लोरोसिस होना, तो ये मैग्नीशियम का सिम्टम है। सल्फ़र की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि जितने भी यंगर लीव्स हैं, जो मतलब मीन सभी यंग हैं, वो येलो होना शुरू हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर लीव्स। आयरन की डेफिशिएंसी से यंग लीव्स में क्लोरोसिस होगा, यानी कि क्लोरोफिल डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी, हरी पत्तियां हैं जो येलो होना शुरू हो जाएंगी। एक डायबैक टाइप का डिजीज़ होता है, वो इस एक्चुअली में करेक्टरिस्टिक डिसीज़ है आयरन का। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो ये डायबैक डिजीज़ होना शुरू हो जाता है। देन वी हैव मैंगनीज। मैंगनीज क्या करता है, ये येलोइंग करता है लीव्स की, बट किस रीजन में, वेन्स। जो हमने जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी, हमने देखा था कि एक लीफ का जो पूरा बेस होता है या लीफ लैमिना होता है, बीच में एक मार्जिन रन करती है, उस मार्जिन से वेन्स अराइज होती हैं। सो उन्हीं वेन्स में क्या होता है कि येलोइंग होना शुरू हो जाएंगी, और प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो स्टंट ग्रोथ रहेगी, प्लांट ज़्यादा लंबा नहीं होगा। कॉपर भी एक काफ़ी मिनरल एलिमेंट, इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल वॉल है वो वीक होना शुरू हो जाएगी, और स्टेम्स और ट्रीज में डायबैक डिजीज़ होनी शुरू हो जाएगी। बोरॉन जो है वो रिप्रोडक्टिव एज वेल एज वेजिटेटिव ग्रोथ जो है प्लांट्स की, उसको इफ़ेक्ट करेगा। और जो मेरिस्टम, यानी कि मेरिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि यंग सेल्स जो होते हैं, यंग सेल्स जिनसे क्या ग्रोथ एक्चुअल में होती है प्लांट में, वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। मॉलिबिडनम की वजह से क्या होता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ जो होगी वो काफ़ी स्टंट ग्रोथ होगी। लीव्स जो हैं वो
मुरझा जाएंगे, पेल होना शुरू हो जाएंगे और नेक्रोसिस यानी कि टिश्यू ब्रेकेज होना शुरू हो जाएगी। क्लोरीन की वजह से विल्टिंग होती है, मतलब एक तरह से लीव्स का विल्ट हो जाना, मुरझा जाना, ठीक है, ऐसे वो हो जाना शुरू हो जाती हैं, मुड़ना शुरू हो जाती हैं। क्लोरोसिस होना, क्लोरोफिल का डिग्रेड हो जाना, और जो ब्रांच रूट सिस्टम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग में, रूट सिस्टम जो है, रूट्स जो हैं वो बिखरना शुरू हो जाते हैं, ब्रांचेस में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कल हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या फ़र्क है। आज हम जस्ट एक आउटलाइन देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्लोरोफिल्स हैं। जैसे क्लोरोफिल ए है, ये सबको पता है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल पिगमेंट, ये हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ऑर्गेनिज्म का यहाँ मतलब है कि हर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर पाए, जिसमें आपकी एल्गी भी इंक्लूडेड है। और फोटोसिंथेटिक कोई भी ऐसी फोटोसिंथेटिक मीन्स ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बड़ा प्लांट हो चाहे वो छोटा प्लांट हो, वो फोटोसिंथेसिस करता हो। सो इसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसको छोड़कर जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी। ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है ये क्लोरोफिल, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C55H72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम। क्लोरोफिल बी जो है ये सभी हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, जितने भी हायर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये ऑलिव ग्रीन कलर की होती है और ये क्लोरोफिल ए से इसकी मात्रा थोड़ी कम प्रेजेंट होती है प्लांट में। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C55H70O6N4 एंड Mg जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के। क्लोरोफिल सी क्या है, ये डायटम्स में प्रेजेंट होगी। डायटम्स द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये आपको पता ही है कि प्रोटिस्ट में ये इंक्लूडेड है, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड ब्राउन एल्गी, ठीक है। सो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C35H32O5N4 एंड Mg मीन्स की मैग्नीशियम। वी हैव देन क्लोरोफिल डी, ठीक है। ये टाइप्स हैं, हम नॉर्मली समझते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बट ये चारों तरह की क्लोरोफिल एग्जिस्ट करती हैं। इस क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C54H70, मैग्नीशियम O6NH4, और ये साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जिसे आप, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आप बोलते हैं, एनाबिना नॉस्टॉक वगैरह, ये उसमें प्रेजेंट होती है। और ये एनर्जी कैसे कैप्चर करती है, सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करेगी और फिर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। और ये मेरीन रेड एल्गी में भी प्रेजेंट होती है। एल्गी को ऐसा माना गया है कि नियर अबाउट 50% जो है इस अर्थ पे जो जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स को छोड़ के 50% तो सिर्फ एल्गी ही फोटोसिंथेसिस करवा देती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड समझते हैं। क्वांटम यील्ड ये ऐसा वर्ड है जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सुना होगा, क्वांटा, ठीक है। क्वांटम यील्ड क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड पर लाइट क्वांटा एब्जॉर्ब्ड। मीन्स कि इसका मतलब ये है कि क्वांटा तो आपको पता ही होगा कि यूनिट है, जैसे कि फोटोन, ठीक है, एनर्जी पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं। एनर्जी फोटॉन्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होती है, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, या आप इसे फोटॉन भी कह सकते हैं या लाइट क्वांटा भी कह सकते हैं। जितने लाइट क्वांटा के जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद वो कितनी, उनके एब्जॉर्ब होने से कितनी O2 मॉलिक्यूल्स यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें उसको उसकी अगर हमें हर एक इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ड्राइव करने के लिए 2 क्वांटा एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि 2 फोटॉन्स चाहिए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करने के लिए हमें 2 लाइट क्वांटा चाहिए, यानी कि लाइट फोटॉन्स चाहिए। सो फोटॉन्स यूज़ होते हैं एनर्जी की, और हम कोई इलेक्ट्रॉन जिसे उसको डराइव कराना है, सो उस चीज़ में फोटॉन्स या एनर्जी की फॉर्म में यूज़ होते हैं, क्वांटा यूज़ होते हैं। और कोई भी चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रॉन हमें ड्राइव करवाना है, एक्साइट करवाना है, कुछ भी करना है, तो वो उस तरह से वो प्रोसेस होता है। सो क्वांटम यील्ड का मतलब ही यही है कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, जैसे अगर O2 मॉलिक्यूल्स ही रिलीज़ करवाने हैं, तो कितना लाइट क्वांटा हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, मीन्स कितना लाइट क्वांटा या कितना फोटॉन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और फिर
O2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे. सो इट इज़ योर क्वांटम यील्ड. इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हमें इवॉल्व करवाना है, रिलीज़ करवाना है, तो उसमें हमारे 8 क्वांटा एनर्जी या फोटोन कह लीजिए आप, वो यूज़ होते हैं. और इसका मतलब भी यही है कि क्वांटम यील्ड 1/8. ठीक है, तो क्वांटम यील्ड निकल के आती है 1/8. यानी कि जैसे अगर जस्ट सपोज कि अगर हमने या तो रिडक्शन करवानी है एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, या फिर हमने इवॉल्व करवाना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें 8 लाइट क्वांटास चाहिए, फोटॉन्स चाहिए. सो इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम यील्ड. यानी कि कितना क्वांटा ऑब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं और कितने O2 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे हैं. ये आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि, या जो बच्चे कुछ आगे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, सो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर लेना चाहिए. ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मैनी लाइट क्वांटास और फोटॉन्स आर नीडेड फॉर इवॉल्विंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये हो सकता है कि 8 क्वांटास. नेक्स्ट वी हैव रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इफेक्ट. ये समझते हैं. इमर्शन एंड ल्यूइस ने क्वांटम यील्ड के ऊपर फोटोसिंथेसिस की क्वांटम यील्ड, फोटोसिंथेसिस में क्या, नॉर्मली हमने जब कल फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था कि एक तरह का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो CO2 होती है वो रिड्यूस्ड होती है. रिड्यूस यानी कि वो क्या हो जाती है, उसमें एडिशन हो जाती है हाइड्रोजन की. CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाती है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी. वही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो एनर्जी ड्राइविंग यूनिट है. सो वाटर और ऑक्सीजन जो होते हैं वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं. सो CO2 की रिडक्शन हमें करवानी है कार्बोहाइड्रेट लेवल में, और ऑक्सीजन को हमने इवॉल्व करवाना है. वही ऑक्सीजन हम रिस्पायर करते हैं, हमें चाहिए होती है. सो उसके लिए हमें 8 क्वांटास चाहिए. सो ये उन्होंने देखा था इमर्शन एंड ल्यूइस ने कि फोटोसिंथेसिस में जो क्वांटम यील्ड है, यानी जितना भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल कलर है लाइट का. ठीक है, ओनली फॉर ए सिंगल कलर ऑफ लाइट, पर जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट है. ये आप सब फिजिक्स में समझते हैं. उसमें ये देखा गया था कि क्वांटम यील्ड जो है, अगर हम एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, यानी कि सिंगल कलर की लाइट लेते हैं जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, और उन्होंने ये देखा था कि उनके क्वांटम यील्ड में एक शार्प डिक्लाइन आया था अगर हम वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा लेते हैं. नॉर्मली डिफरेंट वेवलेंथ्स ली थी, बट 680 नैनोमीटर के बाद अगर हम वो वाली वेवलेंथ को चूज़ करते हैं एक सिंगल कलर ऑफ लाइट के लिए, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का जो मींस की प्रोसेस है वो एक तरह से शार्प डिक्लाइन उसमें आ रहा है. ठीक है, इन द रेड जोन, रेड एरिया, फार रेड एरिया, ये आपने सुना होगा. सो उसमें क्या है कि एक शार्प डिक्लाइन सा आ रहा है, और इस डिक्लाइन को क्या कहा था, रेड ड्रॉप इफेक्ट. इस रेड ड्रॉप इफेक्ट का मतलब है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, वो डीएक्टिवेट हो चुका हुआ है. ठीक है, वो डीएक्टिवेट हो चुका है, वो प्रोसेस वहाँ पे वैलिड नहीं है. फिर उसके बाद उसके 8 साल के बाद क्या हुआ, इमर्शन एंड चार्मर्स ने ये देखा गया कि एक तरह से शार्प डिक्लाइन जो है क्वांटम यील्ड में फोटोसिंथेसिस, क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो शार्प डिक्लाइन आ रहा है 680 नैनोमीटर के बाद, उसको हम एक फुल एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसको हम एक तरह से एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जिसमें कि शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ करके. अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ करते हैं तो वो शार्प डिक्लाइन या रेड ड्रॉप इफेक्ट उसमें नहीं होगा, शार्प डिक्लाइन नहीं आएगा. तो उसमें क्या देखा गया कि 2 बीम लाइट के बीम्स लिए गए सुपर इम्पोज्ड, जो आपस में सुपर इम्पोज्ड हों, और फिर उसमें देखा गया कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो एक्चुअली में क्या है कि जो दोनों का सम है, ठीक है, दोनों बीम्स का, बीम ऑफ लाइट का जो इफ़ेक्ट है, सम का इफ़ेक्ट जो है लाइट का, वो उससे भी एक्सीड कर गया है. ठीक है. सो उसमें क्या देखा गया कि इस इफ़ेक्ट को नाम दे दिया गया इमर्शन इफ़ेक्ट. ठीक है, इस फोटोसिंथेटिक एनहांसमेंट को नाम दे दिया गया फोटोसिंथेटिक इफ़ेक्ट. सो ये फोटोसिंथेटिक एनहांसमेंट के इफेक्ट को इमर्शन इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्शन इफेक्ट दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं. ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. सो
इमर्शन के साथ साथ ही रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट है, और इन दोनों इफ़ेक्ट्स ने क्या किया था, इन दोनों इफ़ेक्ट्स को अगर हमने साइमल्टेनियसली देखा जब, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन हुई, इससे एक तरह से फोटोसिंथेसिस में दो पिगमेंट सिस्टम की एवोल्यूशन हो गई। मीन्स कि पहली बार अगर हम रेड ड्रॉप इफेक्ट में देख रहे हैं कि अगर हम नैनोमीटर 680 नैनोमीटर के बाहर अगर हमारी वेवलेंथ जा रही है, तो रेड जोन एरिया में एक शार्प डिक्लाइन सा आ रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। और ये नियरली किसकी वजह से, फोटोसिस्टम पिगमेंट सेकंड की वजह से। दूसरा हमने जब इमर्शन इफेक्ट देखा, इमर्शन इफेक्ट में क्या था कि इमर्शन इफेक्ट में अगर हम दो सुपर इम्पोज बीम्स यूज़ करते हैं, यानी कि दोनों वेवलेंथ को अगर हम मिक्स करके, हम वाला लाइट की वेवलेंथ को मिक्स करके अगर हम फोटोसिंथेसिस का रेट देख रहे हैं, तो वो रेट टोटली दोनों के साइमल्टेनियसली इफ़ेक्ट को, वो रेट ज़्यादा आ रहा है, दोनों का कंबाइन इफ़ेक्ट ज़्यादा आ रहा है कि अगर हम उनके अलग अलग इफ़ेक्ट को देखें। तो ये एक फोटोसिंथेसिस सिस्टम में एनहांसमेंट थी, तो इसको इमर्शन इफ़ेक्ट नाम दे दिया गया। फिर उसके बाद ये देखा गया कि इसमें, इसकी डिस्कवरी से क्या हुआ कि ये कंक्लूड किया गया कि दो पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है, दो पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है जो इस तरह से सिस्टम को जनरेट कर रहे हैं। फिर दो पिगमेंट सिस्टम जो निकल कर आए वो हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्स्ट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेकंड। ये आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन्ड की गई है, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का या फोटोसिस्टम पिगमेंट्स का बहुत रोल है फोटोसिंथेसिस में। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस इन्हीं की वजह से हो पा रही है। अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्स्ट की बात करें, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 200 क्लोरोफिल्स का बना हुआ है, जिसमें नियर अबाउट 50 कैरोटिनॉइड्स हैं, और एक मॉलिक्यूल है फोटोसिस्टम फोटोसिंथेसिस का 700 पी पे, और एक साइटोक्रोम एफ फैक्टर है, और एक प्लास्टोसाइनिन है, और दो साइटोक्रोम B563 वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये नाम आपको शायद थोड़े अजीब लग रहे होंगे, बट ये ऐसे ही हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिनकी मिलके बनी हुई है। प्लास्टोसाइनिन इज ऑल्सो ए मॉलिक्यूल, साइटोक्रोम एफ इज ऑल्सो ए मॉलिक्यूल, FRS फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस जो हैं ये भी मौजूद हैं। ये दीज आर 1 और 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। सो इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए, आयरन और कॉपर ज़्यादा मौजूद होता है, ठीक है। और ये जो हैं ये क्या करते हैं, ये जितने भी उस प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे जहाँ पे NADP कन्वर्ट हो रहा है NADPH प्लस H पॉजिटिव आयंस। सो इन स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट को वो रिड्यूस कर देते हैं NADP टू NADPH प्लस H पॉजिटिव आयंस। तो इनका ये कॉम्बिनेशन रहता है, ये सब इस कॉम्प्लेक्स से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि ये जो हमने नाम पढ़े हैं, ये नाम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्स्ट में इंक्लूडेड हैं। सेकंड, अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेकंड की बात करें, तो इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं, नियर अबाउट 200 क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 कैरोटिनॉइड्स इन्वॉल्व हैं, एक P680 यानी मॉलिक्यूल जो है एक वो भी मौजूद है, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर Q वो मौजूद है, एक प्लास्टोकिनोन मौजूद है, देन वी हैव 4 प्लास्टोकिनोन इक्विवेलेंट्स वो भी हैं इसमें। प्लास्टोकिनोन्स एंड प्लास्टोसाइनिन्स आर द यूनिट्स, दे आर द इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस जो इंक्लूडेड होते हैं इसमें। MN 4 MN मॉलिक्यूल्स, यानी कि मैग्नीज जो कि एक एलिमेंट है अभी हमने पढ़ा, उसके मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो एक से या एक से ज़्यादा प्रोटीन्स के साथ बाइंड अप हो सकते हैं। देन दो साइटोक्रोम BF559 वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये इनके नंबर हैं कि इतनी नैनोमीटर के हिसाब से इतनी वेवलेंथ है इनकी, ये डिनोट करता है। 1 साइटोक्रोम B6 मौजूद है, और एक क्लोराइड आयन मौजूद है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरह इसको लिखना भी है और समझना भी है। सो फोटोसिंथेटिक ये वाली जो सेकंड वाली जो पिगमेंट है, ये बेसिकली किससे कंसर्न रखती है। पीछे तो हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्स्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया, इट बेसिकली NADPH से NADP से NADPH की फॉर्मेशन होती है, उससे कंसर्न रखती है। तो ये किससे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, मीन्स इट एड्स द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और एक वीक रिडक्शन मॉलिक्यूल है। इसमें रिडक्शन जो है वो प्रोसेस बहुत कम होता है, और ऑक्सीजन ये रिलीज़ करती है।
देन उसके बाद सैलिसबरी और रोज ने एक 1986 में एक सिस्टम प्रपोज किया था, दैट जो ग्राना है, ग्राना यू नो व्हाट, क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, थाइलाकॉइड, ग्राना एंड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज़ द डार्क पार्ट एंड थाइलाकॉइड जो कि ग्राना का मिलके, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स मिलके क्या बनाते हैं, ग्राना बनाते हैं, जो कि क्या है, एक तरह से कॉइन्स की तरह अरेंज स्ट्रक्चर है। एंड दे कंट्रोल द लाइट रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन जितनी भी होती है वो यहीं पे होती है। सो ग्राना जो है वो मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेकंड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। मतलब कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेकंड जो है, अगर कोई पूछे आपसे 1 मार्क में आपको आ भी सकता है, दैट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेकंड वाली जो है, दो पिगमेंट्स अभी हमने आपके सामने पढ़ी, फोटोसिंथेटिक फर्स्ट एंड फोटोसिंथेटिक सेकंड। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सेकंड जो है, जहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो रही है, वो कहाँ प्रेजेंट है, सो वो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। और स्ट्रोमा वाले स्ट्रक्चर में कौन सी प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्स्ट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्स्ट लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्स्ट के लिए जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल ए देगी, यानी कि 700 नैनोमीटर पे। ये एक बिल्कुल मतलब देखा गया है कि 700 नैनोमीटर पे आराम से जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो आराम से हो सकती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो आराम से 700 नैनोमीटर लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। बट ड्यू टू रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्शन इफेक्ट, फिर तब ये कंक्लूड हुआ था कि दो पिगमेंट्स हैं, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं वेवलेंथ में, एक्सीड होना, पहले ही ड्रॉप हो जाना, सो वहाँ पे दो पिगमेंट्स मौजूद हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्स्ट है वो लाइट एनर्जी कहाँ से लेगी, क्लोरोफिल ए से, क्योंकि क्लोरोफिल ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उनको प्रोवाइड करेगा एनर्जी। फिर उस एनर्जी की प्रोसेस में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस होगी। और उसके बाद जो कुछ क्लोरोफिल ए जो हैं, कुछ कैरोटीनॉइड्स भी इसमें मौजूद रहेंगे, इससे हेल्प करेंगे। और फोटोसिंथेटिक सेकंड के लिए जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल ए, यानी कि 673 नैनोमीटर पे, मतलब कि 700 से थोड़ा कम हो गया, ठीक है। उस पे ये लाइट एनर्जी वहाँ से उसको प्रोवाइड करेगी। क्लोरोफिल बी भी इसमें होगी, ज़ैंथोफिल्स भी होंगे, कैरोटीनॉइड्स भी लाइट कलेक्ट करेंगे दोनों सिस्टम्स के लिए। वो फोटोसिंथेटिक सिस्टम 1 के लिए भी करेंगे और फोटोसिंथेटिक सिस्टम सेकंड वीक के लिए भी करेंगे। और अगर आपसे कोई स्पेशली पूछे ज़ैंथोफिल किसके लिए करेंगे, तो वो फोटोसिंथेटिक सेकंड के लिए ही करेंगे, ठीक है। सो नैनोमीटर्स का फ़र्क है, क्लोरोफिल ए 700 फॉर फोटोसिंथेटिक फर्स्ट एंड क्लोरोफिल ए 673 फॉर फोटोसिंथेटिक सेकंड। ये यहाँ पे मेन डिफरेंस आ जाता है, ओके। और यही समटाइम्स एमसीक्यू की फॉर्म में एग्जामिनर पूछ लेते हैं। फोटोसिंथेटिक सेकंड में क्या होगा कि जितने भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मैनेज करके, प्राइमरी एक्सेप्टर जो हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन बेसिकली आते हैं, वी हैव टू रिलीज इलेक्ट्रॉन टू ड्राइव एनर्जी, सो वो कलरलेस है बेसिकली क्लोरोफिल ए, उसमें क्योंकि मैग्नीशियम नहीं होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, फियोफाइटिन, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाला जो मॉलिक्यूल है फोटोसिंथेटिक सेकंड में, वो कलरलेस क्लोरोफिल ए होगा, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम मौजूद नहीं है। मैग्नीशियम बेसिकली कलर एब्जॉर्बेंस के लिए रोल प्ले करता है ज़्यादा, और इसे हम क्या कहेंगे, फियोफाइटिन। सो ये हो गया फोटोसिंथेटिक सेकंड एंड फोटोसिंथेटिक फर्स्ट पिगमेंट्स के बारे में। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस और रिडक्शन ऑफ एनएडीपी। कल भी हमने बात की थी, एनएडीपी और एटीपी जो हैं ये दोनों ही एसिमिलेटरी पार्ट्स हैं। एनर्जी कैसे एसिमिलेट होगी, किस फॉर्म में आगे जाएगी, यूटिलाइज होगी, वो सब ये दोनों ही एसिमिलेटरी पार्ट्स डिसाइड करती हैं। एटीपी इज़ ऑल्सो नाउन एज एनर्जी करेंसी। एनर्जी जो हम खर्च करते हैं अपनी बॉडी में हो चाहे प्लांट्स में हो, बन रही है, यूटिलाइज हो रही है, एसिमिलेट हो रही है, एटीपी की फॉर्म में ही हो रही है। जब कभी भी एक फोटोन एब्जॉर्ब्ड होता है एक पिगमेंट के थ्रू, क्योंकि ऐसा भी हमने पिगमेंट्स पढ़ी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, यही पिगमेंट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह मौजूद होते हैं, और जैसे हमने भी पढ़ा कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स ये उसको एब्जॉर्ब करेंगे, पिगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, क्वांटाज को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, वही एनर्जी आगे यूज़ होती है रिलीज़ करने के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
सो जब कभी भी एक फोटोन एब्जॉर्ब होता है किसी पिगमेंट के थ्रू, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, जो कि फोटोसिंथेटिक सेकंड से एसोसिएटेड है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मीन्स जो लाइट को वहाँ पे एक तरह से यूटिलाइज करेगा। तो इसकी जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर्ड, जब फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया तो जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाएगी इंडक्टिव रेजोनेंस पे, ठीक है, यानी कि 680, विच इज़ रिमूव बाय द फियोफाइटिन। फियोफाइटिन उसे रिमूव कर लेगा। फियोफाइटिन इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो फोटोसिंथेटिक सेकंड सिस्टम का पहला प्राइमरी एक्सेप्टर है फियोफाइटिन, जो कि क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। सो जब P680 से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, सो तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, ठीक है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इट विल अट्रैक्ट जो उसके साथ ही मैग्नीज, जो कि प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड है, हमने अभी PS सेकंड के स्ट्रक्चर में पढ़ा, उसके साथ वो उसको अट्रैक्ट करने की, उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कोशिश करेगा तो जो Mn प्रोटीन है, यानी कि मैग्नीज के साथ जो प्रोटीन्स एसोसिएटेड हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। अब जो फियोफाइटिन है, या जो उसने वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, 680 जो P मॉलिक्यूल है, फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो वो मैग्नीज प्रोटीन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर उसको अट्रैक्ट कर लेगा तो मैग्नीज अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसको रिलीज़ कर देगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो देन इट विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। उसके बाद वो पानी से, जो वाटर है, ठीक है, क्योंकि ये हमने सुना हुआ कि फोटोसिंथेसिस में लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। सो वो पानी वहाँ से ले लेगा, पानी से जो वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। ये जो पुल जनरेट हो रही है 680 मॉलिक्यूल फियोफाइटिन, देन फियोफाइटिन जो है वो Mn को खींच रहा है, Mn जो है वो वाटर से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। आपने ये फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर हम लूज़ करते हैं तो एक एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव बन जाता है। सो ये जो पुल जनरेट होता है, ये पुलिंग अपार्ट जो है इलेक्ट्रॉन, पानी से इलेक्ट्रॉन को खींचना, इससे क्या होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स, फोटो मीन्स लाइट एंड लिसिस मीन्स ब्रेकेज। सो पानी की ब्रेकेज होना लाइट की प्रेजेंस में, इट इज़ नाउन एज फोटोलिसिस। और फोटोलिसिस काफ़ी रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। और यही H पॉजिटिव आयंस जो हैं, इनका काफ़ी रोल है, दे डोनेट द प्रोटॉन बेसिकली। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही वो पानी वहाँ से जनरेट कर देंगे, देन उसके बाद वहाँ से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फियोफाइटिन से, दूसरी बात जो इलेक्ट्रॉन है फियोफाइटिन से, वो उसकी रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको फियोफाइटिन में यूज़ किया जाएगा ताकि प्लास्टोक्विनोन की रिडक्शन हो, PQ से PQH2। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 2 ही प्रोटॉन्स चाहिए। तो 4 टाइप्स के जो प्लास्टोक्विनोन्स हैं, वो देखा गया कि क्लोरोप्लास्ट में कोई 4 टाइप से प्लास्टोक्विनोन्स एग्जिस्ट करते हैं। 3 जो हैं उन्हें हम टोको फेराइल क्विनोन्स कहते हैं, और जो चौथा है उसे हम कहते हैं विट के। ओके, सो इस तरह से क्या है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या होगा, एडिशन, रिडक्शन हो जाएगी प्लास्टोक्विनोन की, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन है वो फियोफाइटिन, उसको जो भी इलेक्ट्रॉन आया है उसको अब रिडक्शन में यूज़ कर लेगा प्लास्टोक्विनोन की। सो इस तरह से क्या है कि रिडक्शन ऑफ NADPH यहाँ पे होती है। अब कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं, लाइक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, ये इसको बारे में आपको पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है एक ऐसा ग्राफ है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एक पिगमेंट मॉलिक्यूल, जैसे अभी हमने पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पढ़े, चाहे वो क्लोरोफिल A है चाहे वो क्लोरोफिल B है, वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं
ठीक है, उनके बीच में ग्राफ होगा। और वेवलेंथ क्या है उस इंसिडेंट एनर्जी की, मतलब कितनी वेवलेंथ पर कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। सो क्लोरोफिल के पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि जो रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है जो सन से आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लोरोफिल ए जो है इस लाइट इतनी मॉलिक्यूल इतना अबंडेंट मॉलिक्यूल है, ऑलमोस्ट हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, ताकि ये क्या कर सकता है कि वेव्स को एब्जॉर्ब करे एक सर्टेन लेंथ पे, कितनी भी विजिबल रेंज में फॉल कर रही हैं। सो इट इज़ अ ग्राफ एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लोरोफिल ए कितना एब्जॉर्ब, ये ग्राफ ये शो करता है कि कितनी एब्जॉर्बेंस हो रही है वेवलेंथ पर। सो इट इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये आपको पूछ सकते हैं फाइनल एग्जाम्स में 1 मार्क और 2 मार्क में। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम जो है एक ऐसा ग्राफ है जो दो डिफरेंट वेवलेंथ्स के बीच में होगा। ठीक है, कुछ लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स है और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जस्ट सपोज डिफरेंट वेवलेंथ्स पे, जैसे P60 P680 अभी हमने देखा 700। ठीक है, तो वेवलेंथ चेंज हो रही हैं लाइट की, और उन वेवलेंथ पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कैसे सफ़र कर रही है। लाइट की वेवलेंथ चेंज हो रही हैं और फिर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे किस तरह से परफॉर्म हो रही है, उनके बीच में ये ग्राफ होता है। लाइक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वेवलेंथ, हर एक वेवलेंथ पे एक पर्टिकुलर जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, देन उसकी फोटोसिंथेसिस किस टाइप से हो रही है। सो दिस इज़ द एक्शन स्पेक्ट्रम एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये किस तरह से हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।